तो अब हम लोग ज्योग्राफी के बारे में बात करते हैं, यानी भूगोल। तो भूगोल में जो सबसे पहला बेसिक है, ज्योग्राफी की बात करें, अगर एनसीईआरटी में किसी सब्जेक्ट को आप सबसे ज़्यादा रिलाई करते हैं और सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग और सबसे ज़्यादा वास्ट है, तो वो ज्योग्राफी है। कई बार हमें लगता है हिस्ट्री, लेकिन हिस्ट्री में जब आप देखेंगे नंबर ऑफ पेजेस तो ज़्यादा हैं, लेकिन कहानियाँ सीधे सीधे चल रही होती हैं। यानी अगर टोटल नंबर ऑफ डायमेंशन अगर हिस्ट्री में देखेंगे तो उतना ज़्यादा नहीं है। हिस्ट्री बहुत ऑथेंटिक है, बहुत अच्छी है, लेकिन ज्योग्राफी के जो टॉपिक्स हैं, आप टॉपर्स को भी देखेंगे कि वो एनसीईआरटी पर बहुत ज़्यादा रिलाई करते हैं और ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट कवर करता है। ये सिर्फ ज्योग्राफी नहीं है, साथ साथ इन्वायरमेंट और साथ साथ इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था को भी ये कवर करता है। तो बहुत बड़े एस्पेक्ट यानी 3 डायमेंशन के एस्पेक्ट्स को ये कवर करने का काम करता है। मानव भूगोल, आर्थिक भूगोल, भौतिक भूगोल और इसके साथ साथ आपका पर्यावरण और आपका अर्थव्यवस्था का जो बेस होता है वो इसके साथ कवर हो जाता है। इसीलिए एनसीईआरटी ज्योग्राफी जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्रिएट करती है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से चलती है। तो आप जो सबसे पहले अपनी पढ़ाई शुरू करें तो एनसीईआरटी 6th क्लास से जाएं। इस 6th क्लास में इंट्रोडक्शन होता है किसी भी सब्जेक्ट में डायरेक्टली। पहला नियम याद रखिए, चाहे तो लिख लें, कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में, जैसे हम क्या होता है, जैसे आपने कहा कि सर हमने ये वाली बुक खरीद ली, वो वाली बुक खरीद ली, खुल्लर खरीद ली, फलाने खरीद ली, कोई बात नहीं है, सारी बुक्स बहुत अच्छी हैं। लेकिन अगर आप बिगिनर हैं, अगर आप तैयारी की शुरुआत कर रहे हैं, अगर आप एक आध अटेम्प्ट नहीं दे चुके हैं, तो आपको मैं यही कहूंगा कि हमेशा जब भी आप अपनी शुरुआत करें, राइट, जब भी आप अपनी शुरुआत करें तो आप हमेशा अपने बेसिक फंडामेंटल के साथ शुरुआत करें। क्लियर है दोस्तों? बेसिक फंडामेंटल का मतलब हुआ कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट का स्पैन समझे। मेरे पास भी एनसीईआरटी आंदोलन में बहुत से बच्चे आए जिनके एस्पेक्ट्स कुछ और, अरे जल्दी जल्दी पढ़ा दो फैक्ट, क्योंकि मार्केट में इसी तरह पढ़ाया जा रहा है, फैक्ट पढ़ाया जा रहा है, स्लाइड्स दिखाया जा रहा है, पृथ्वी सूर्य दूरी बताई जा रही है और बच्चा उसमें खुश है। वो जानते नहीं क्यों खुश, इसलिए क्योंकि वो जानता ही नहीं कि इस कुएं के बाहर भी दुनिया है। तो वो कुएं के मेढक की तरह बिहेव करता है, उसको लगता है ये मेरा कुआं जो है यही मेरा संसार है। पर वो भूल जाता है कि यूपीएससी एक समुद्र है, उस समुद्र से भी बड़ा है, इसका कोई और छोर नहीं है, इसको अनप्रेडिक्टेबल सर्विस कमीशन कहते हैं, ध्यान रखिएगा। तो ये अपने हॉराइजन का विस्तार करता है, और हॉराइजन यानी अपने आयामों का विस्तार करना ही मनुष्य का सबसे बड़ा गुण होना चाहिए। अपने आयामों का विस्तार करना है हमें। यूपीएससी क्या है, चैलेंज करना होता है रोज। जो ऑफिसर्स होते हैं, एसडीएम बने, डीएम बने, उसके बाद और भी ऊपर पोस्ट पे जा रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है, उनके चैलेंजेस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये सर्विस अगर ध्यान से देखोगे आईएएस या आईपीएस की या जो सिविल सर्विसेज की, तो उसमें देखोगे उनके हॉराइजन का विस्तार होता है। पहले उनको छोटा सा एक जो है वो सेगमेंट दिया जाता है, फिर एक जिला दिया जाता है, फिर एक राज्य दिया जाता है, देश में जो है वो महत्वपूर्ण भागीदारी करनी होती है, विदेश नीतियों में जाते हैं। तो इसका मतलब है कि अगर इस सर्विस में प्रमोशन का अगर लिस्ट आप देखते हैं, अगर ऊपर की तरफ कैबिनेट सेक्रेटरी तक जाने तक या डीआईजी तक जाने तक जो है, डीजीपी तक जाने तक, तो आप देखोगे ये पूरा सर्विस जो है वो आपकी लिमिटेशंस जो होती हैं, आपकी जो हॉराइजन है, आपका जो क्षितिज है, उसका विस्तार करने की नौकरी है। ये जो जॉब है, ये जो करियर है, वो आपके हॉराइजन का विस्तार करता है। एक आप एंट्रेंस जाते हो, आप सबसे पहले आप मान लो आईपीएस बने, तो आपने सीओ की पोस्ट संभाली, कुछ दिन वहां ट्रेनिंग की, धीरे 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 डिप्टी एसपी बने, फिर एसपी, एसएसपी, धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहे हो। और एक दिन ऐसा आएगा कि आप भारत को यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंट कर रहे हो। अजीत डोवाल साहब आईपीएस अधिकारी तो थे, आज भारत में जो है एससीओ की मीटिंग में जाकर इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने हॉराइजन का क्या किया, विस्तार किया। तो ये सर्विस का आज एक बहुत महत्वपूर्ण तथ्य जो सुबह सुबह एक बात निकल कर आई कि आपको, मनुष्य को, किसी भी क्षेत्र में, आप चाहे आईएएस बने, चाहे आप बैंक में नौकरी करें, आप इंजीनियर बने, कुछ भी बने, आपको अपने हॉराइजन का विस्तार करना है, अपने क्षमताओं का विस्तार करना है। यही मनुष्य का जीवन है। किसी ने मुझसे पूछा था कि जीवन का उद्देश्य क्या है सर? तो इसका उद्देश्य है अपने हॉराइजन का लगातार विस्तार करना, और ये सर्विस जिसको आपने चुनने की सोची है वो लगातार हॉराइजन के विस्तार की ही सर्विस मानी जाती है, राइट? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब हमें क्या करना है, मैं आपको जो मुख्य बात बताने जा रहा हूं। कई बार लोग इसको स्किप करते हैं, क्रक्स पढ़ते हैं, एनसीईआरटी का क्रक्स पढ़ा दो, ठीक है। और मैंने, अगर आपने एनसीईआरटी आंदोलन में देखा होगा, मैं सबसे ज्यादा टाइम इसी क्लास पे लगा रहा हूं, एक एक पार्ट पढ़ा रहा हूं। क्यों पढ़ा रहा हूं, ये इसका उद्देश्य आज आपको क्लियर हो जाना चाहिए। वो क्यों होता है? क्योंकि हम हॉराइजन के साथ इंटरलिंक करते हैं। मेरा मानना है कभी भी किसी भी जो बहुत इंपॉर्टेंट डायनेमिक सब्जेक्ट होता है उसमें डायरेक्टली एंट्री नहीं करनी चाहिए। डायरेक्टली इंपैक्ट हमेशा क्या करता है, हमें डर पैदा करता है। अगर अचानक से कोई चीज आपके सामने आ जाए तो आपके दिमाग में एक डर पैदा होता है। उसको सबसे पहले ईज के साथ जाया जाता है, ईज के साथ डायरेक्टली, फिर धीरे 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 क्या होता है, वो चीजों को अंदर की, जब आप इनके साथ एक परिचित हो जाते हैं तब आप समझ में आता है। तो 6th क्लास की एनसीईआरटी का पर्पस क्या है? सबसे पहले, जैसे इसमें कुछ चैप्टर्स है, आप ध्यान से इसको चाहें तो लिख भी सकते
सकते हैं मेरे साथ, और इसमें कुछ चैप्टर्स हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा। इस चैप्टर का जरा विस्तार देखो। इस चैप्टर का जो विस्तार है, अगर हम बात करें तो इसको 3 से 4 पार्टों में, इसको 4 भागों में बांटा गया है। 6th क्लास की एनसीईआरटी कोई बहुत ज्यादा डेप्थ में डाटा नहीं देती है, बहुत बेसिक डाटा देती है, चाहो तो लिख लो। और जो बच्चे मेरे साथ हैं, चाहे एनसीईआरटी आंदोलन के बच्चे हों, उस बात को समझें कि आज ये पूरा जो ओरिएंटेशन है, ये जो लोग अभी मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, 2-3 दिन और है टाइम उसमें जुड़ने का, तो अगर वो मेरे साथ एनसीईआरटी आंदोलन में जुड़ना चाहते हैं, उस बात को समझे। और जो भी पढ़ना चाहते हैं वो हमेशा ध्यान रखें कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट क्यों है और एनसीईआरटी में छोटी किताबें इंपॉर्टेंट क्यों बन जाती हैं। कई बार लगता है कि सर हम इसको तो बाद में भी पढ़ सकते हैं, और जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो कई बच्चों ने कहा सर बड़ा धीरे पढ़ा रहे हैं, बड़ा आराम से पढ़ा रहे हैं। आज मैं उसको बताता हूं कि उसके पीछे लॉजिक क्या है। ध्यान से अगर इसको सिलेबस को देखोगे तो तुम्हें क्या दिखाई पड़ा। 6th क्लास की एनसीईआरटी पहला चैप्टर आपको खगोल विज्ञान यानी यूनिवर्स के बारे में, आपको बेसिक जो है वो हमारे सोलर सिस्टम के बारे में बताती है। दूसरा हमारे ग्लोब यानी हमारे अर्थ पर जो आपको मूवमेंट करना है, मैपिंग करनी है, उसके बारे में बताती है। इसके बाद अर्थ के जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर बताती है कि अर्थ का बिहेवियर क्या है, जिसकी वजह से आगे इसी गतियों की वजह से जो हमारे मौसम में परिवर्तन होता है, जलवायु में परिवर्तन होता है, हमारे फ्लोरा फौना, हमारे खान पान, वनस्पतियों में इसी पृथ्वी के घूर्णन और रिवोल्यूशन की वजह से सारे चेंजेस आते हैं। इसके बाद अगला जो है वो आपको मानचित्र यानी कि मैपिंग पे आपको बताया जाता है कि कौन चीज कहां पर है। इसके पश्चात पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, अगर मेरे साथ आप जुड़े हैं तो आपको पता होगा कि पूरी एनवायरमेंट इकोलॉजी का बेस यही है। अगर एनवायरमेंट इकोलॉजी को आपको समझना है, यानी पर्यावरण को अगर आपको समझना है, तो पृथ्वी के प्रमुख आयामों को समझना बहुत जरूरी है। पृथ्वी के प्रमुख आयाम ही बताते हैं कि कैसे तरह सभी पार्ट्स में द्रव्य और ऊर्जा, एनर्जी और मैटर मूवमेंट करती है, और एनर्जी और मैटर के मूवमेंट में ऑब्स्ट्रक्शन जब आता है, रुकावट जब आती है, तभी पर्यावरणीय संकट जन्म लेता है। आज कनाडा वालों से पूछो, अमेरिका वालों से पूछो गर्मी क्या होती है, तो उन्हें समझ में आ जाएगा गर्मी क्या होती है। ठीक है, इतना भयानक जो है, हालांकि गांव में आग तक लग जा रही है, इतनी भयानक गर्मी है। उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनकी सड़कें, ये सब उसके लिए है ही नहीं है। वो ठंड को सह सकती, गर्मी सही नहीं सकते, सड़कें चटक गई हैं, पिघलनी शुरू हो गई, ये हालत हो गई है वहां पे। राइट, तो अब फिर ऐसा क्यों हो रहा है? ये पर्यावरणीय संकट, ये जो आपका सेगमेंट है हीट डोम, क्यों जनरेट हो रहा है? ऐसे क्यों बार बार हो रहा है? भारत में बार बार चक्रवात क्यों आ रहे हैं? भारत, ये पूरी दुनिया में जो फ्लोरा एंड फौना का चेंजेस हो रहा है वो क्यों हो रहा है? किस तरह से हमारे सामने एक बड़ा संकट, और क्यों यूनाइटेड नेशन को ये कहना पड़ गया कि कोरोना तो एक झलक थी, अभी ये महामारी नहीं है। एक्चुअली अगर देखोगे सबसे बड़ी महामारी कुछ सालों के अंदर जलवायु संकट के रूप में आ रही है, एनवायरमेंटल क्राइसिस के रूप में आ रही है, जो इससे कहीं ज्यादा भयानक विनाशकारी होगी और इससे ज्यादा जिंदगियों को लील जाएगी। तो इसका सीधा सा मतलब है चेतावनी बड़ी गंभीर है। तो यहां पर आपको एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के बारे में आपको जानकारी मिलती है। इसके बाद आप आ जाते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में, जहां पर पृथ्वी के प्रमुख स्थल जो पर्वत, पठार, मैदान, इनके बारे में आपको, इनके बनने की प्रक्रियाओं के बारे में आपको जानकारी मिलती है। और इसके बाद आप पहुंचते हैं लास्ट टॉपिक की तरफ, और वहां पर आपको भारत की स्थिति यानी कि इंडिया का जो पोजीशन, साथ ही साथ वहां की जलवायु, वनस्पतियां, वन्य प्राणी और वन, जो बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स होते हैं, जो इन्वायरमेंट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी मिलती है। जरा ध्यान से 6th क्लास के इस पूरे सेगमेंट को आप समझने की कोशिश करो। अगर कई बार हम जल्दबाजी में छोड़ देते हैं, टीचर इसको फैक्ट के रूप में पढ़ाते हुए निकल जाते हैं, सिर्फ 2-4 पॉइंट फैक्ट पढ़ा है, निकल गए, बोले इसमें कुछ नहीं है, अगला 11th क्लास में। ज्यादातर मैंने देखा है लोग 11th और 12th क्लास के बारे में बहुत विस्तार से बात करते हैं। बात करनी चाहिए, लेकिन हमेशा ध्यान रखिएगा दो चीजें होती, एक होता है पढ़ना और एक होता है सीखना। ठीक है, एक होता है पढ़ना और एक होता है सीखना। आई लिसन, आई फॉरगेट, आई सी, आई रिमेंबर, आई डू, आई लर्न। मैंने हमेशा अपनी क्लास में कहा, अगर जिस चीज को आप लर्न कर गए, लर्न करने का वो आपकी हो गई। एक बार आपने चाय बनाना सीख लिया, यू लर्न, आपने पढ़ा नहीं, चाय बनाने की किताब पढ़े, अच्छा पानी को इतने डिग्री सेल्सियस पे गर्म करें, अच्छा चाय पत्ती को 2 चम्मच या 1 चम्मच डालें, अच्छा इसमें चीनी डालें, इतनी देर गर्म करें, आपने पढ़ लिया, आपने रीड कर लिया। पढ़ना इसको कहते हैं कि आपने चाय बनाना, साइकिल, अच्छा साइकिल पे आपको पहले ऐसे चढ़ना होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी मेंटेन करनी होती है, पैडल को जो है 1 by 1 मारना होता है, रोटेशनल जो है वो फोर्सेस जनरेट होती है, आपने पढ़ लिया। क्या मुझे बताओ, पढ़कर तुमसे साइकिल चल पाएगी? धड़ाम से गिरोगे, दांत के दो चार दांत जो है इधर उधर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब तक आप उसको लर्न करने का मतलब आई डू, आई लर्न, मैं उसमें इन्वॉल्व हो गया, इसलिए मैं उसको सीख पाया। बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं, हमारी शिक्षा व्यवस्था में ये पूरी चीज नलिफाइड है। आप उठाकर भारतीय शिक्षा व्यवस्था को देखोगे तो ये पूरी चीज गायब है। हमारे यहां सिर्फ और सिर्फ हम एक रेस में लगे हुए हैं, ढेर सारे लोग हैं, बेरोजगारी इतनी ज्यादा है, हर सीट के लिए हमारा किसी के पास सोचने का वक्त नहीं है कि मैं पढ़ रहा हूं या मैं सीख रहा हूं। दोनों में बहुत अंतर होता है। एक बार जब आप सीख गए तो उस चीज पर आपकी कमांड तय हो जाती है, यह बात याद रखिएगा। तो कमांड करना है
और कमांड करने वाला ही तो क्या होता है, सेनापति होता है। सेना में पीछे तो बहुत लोग लड़ रहे हैं, तो अगर आपके पास कमांड है, तलवारें सबके पास है, लेकिन एक तलवार पर अपनी कमांड करके अच्छा लगता है, उसको तलवार चलाने आता है, वो अपने दिमाग का इस्तेमाल कर सकता है, उसने लर्न किया, प्रैक्टिस की है, तो वो क्या होता है, वो वही इंसान सामान्य निकलकर सेनापति बन जाता है। जब आप हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे तो आप क्या पढ़ेंगे, आप वो इस तरह किस तरह से जो है वो आगे एक छोटे से पद से निकलकर वो जो है एक सेनापति के रूप में आगे चला जाता है। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो एक सामान्य जीवन शुरू करके बहुत आगे चले जाते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, तलवारें सबके पास थी, उसने उसको लर्न किया। तो अब आपको तय करना है कि इंडिया के सबसे टफेस्ट कंपटीशन में, जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पीपल है, सबसे ज्यादा टैलेंटेड लोग आ रहे हैं, मैंने इससे पहले लॉजिक दिया था कि आने वाले टाइम में और ज्यादा लोग आएंगे, क्योंकि जो प्राइवेट जॉब्स है वो धीरे धीरे श्रिंक कर रही हैं। और अभी आपने देखा कि सरकार ने जो राहत पैकेज दिया है, मैंने उस दिन भी अपनी क्लास में पहले बता दिया था, इस न्यूज़पेपर के आने से पहले, इस मीटिंग से पहले, कि यही ट्रेंड चल रहा है। अगर आप मेरी वीडियो जाकर देखोगे और उस दिन का अखबार, 2 दिन बाद का अखबार उठाकर देखोगे, आपको आश्चर्य होगा कि ओजांग सिंह ने इसको पहले ही कह दिया था कि हेल्थ सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर का साइज बढ़ाया जाएगा। अब संसार के पास और कोई विकल्प नहीं है। भारत को भी समझ में आ गया एसेंशियल सर्विसेज को हमें मॉडिफाइड करना ही पड़ेगा। यानी आगे आने वाले टाइम में जो जॉब्स है वो आपके लिए यहां पर आपको अच्छी खासी दिखाई पड़ेंगी, कंपटीशन भी आपको उतना ही ज्यादा दिखाई पड़ेगा। इसीलिए मैं फिर से कह रहा हूं, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को संभालो। जो स्टूडेंट प्री दे चुके हैं और वो क्वालिफाई नहीं कर पाए, वो भी मेरी बात को बड़े ध्यान से समझे कि वो डायरेक्टली किसी के प्रभाव में पहुंचकर सीधे सब्जेक्ट में कूद गए और उनको तैरना नहीं आया। हमारे एक कहावत होती है, बिच्छी का मंत्र जाने ना सांप के बिल में हाथ डाले। बिच्छी का मंत्र यानी बिच्छू जो होता है उसको पकड़ना तरीका पता नहीं, सीधे सांप के बिल में हाथ डाल दोगे तो सांप तो डसेगा भाई, ठीक है। बिच्छी के काटने पर हो सकता है बच जाओ, सांप के काटने पर बचने की संभावना नहीं होती है। सीधे कूद पड़ते हो, बड़ी बड़ी किताबों का नाम लेते हो और वहां पर मामला साफ हो जाता है। तो अगर इसका लेआउट देखोगे तो तुम्हें क्या होगा, ये तुम्हें सब्जेक्ट से परिचय कराती कि एक्चुअली में आगे भूगोल अपने विस्तार के साथ क्यों है, और क्यों एनसीईआरटी आंदोलन में सबसे ज्यादा टाइम इस पे ले रहा हूं, और क्यों मैं इसके फंडामेंटल्स बना रहा हूं। क्योंकि एक बार आपकी नींव मजबूत है, बिल्डिंग आप चाहे जितनी बना लो। और क्या कारण है कि आज मेरे एनसीईआरटी आंदोलन के बच्चे सीधे सीधे हर क्लास में मेंस का क्वेश्चन मार रहे हैं। अभी बिल्कुल बिगिनर है, अभी क्लास शुरू हुई है और वो सीधे सीधे मेंस का क्वेश्चन, हाँ या ना, अगर मैं इस क्लास में है तो मुझे बताओ, अब तक मैं कम से कम 7 से 8 मेंस का क्वेश्चन, यूपीएससी मेंस का क्वेश्चन करा चुका हूं। अभी 6ठी क्लास की एनसीईआरटी मैंने अभी जो है वो इंट्रोड्यूस किया है। उसका कारण यह कि उनको फंडामेंटल समझ में आ रहा है। एक बार आप लर्न कर जाते हो किसी चीज को तो समझ में आता है, तलवार ऐसे भी चलाई जाती है, तलवार ऐसे भी चलाई जाती है, आप मालिक हो गए। तो जो आपको रीडिंग और लर्निंग के बीच का जो अंतर है वो आपको समझना, मैं पढ़ रहा हूं, मैं सीख रहा हूं, इन दोनों के बीच का अंतर जिस दिन आपको समझ में आया, पहले अटेम्प्ट के बाद समझ में आया, 6ठा अटेम्प्ट खराब करने के बाद समझ में आया, कभी भी समझ में आया, उसी दिन आप समझ जाओगे कि अब आप सीखने की प्रक्रिया में शामिल हो गए।